हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इंडोटेरिया का 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर इस वीडियो के माध्यम से आए हैं। इस वीडियो में दोस्तों आपको जो है इसमें किस किस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो ऑल एग्ज़ाम जितना भी कम्पिटिटिव का एग्ज़ाम होता है तो यहाँ पे ऑल स्टेट PCS, BSSC, BPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, CDS एंड DA इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये दोस्तों उपयोगी है। तो दोस्तों आपको इसमें 50 सेट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 1 सेट करेंगे। 1 सेट यानी कि आपको 50 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि दोस्तों भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया। तो 31 दिसंबर 2016 को दिया गया था। कब दिया गया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत के साथ जो व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के प्रारंभ में ही उग्र राष्ट्रवादियों का वर्ग था, निम्न में कौन शामिल नहीं था। तो दोस्तों गोविंद रानडे जी जो था वो शामिल नहीं था। बाकी अन्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल ये जो है उग्र राष्ट्रवादियों का वर्ग था जिसमें ये शामिल था, लेकिन गोविंद रानडे जी जो थे वो उग्र राष्ट्रवादियों में शामिल नहीं थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये कह रहा है 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उनके कौन कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए। तो इसका जो ऑप्शन होगा कि कांग्रेस के साथ मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हुआ। कौन से समझौता में? लखनऊ समझौता में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की इसका जो ऑप्शन हो जाएगा C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ। तो लॉर्ड लिनलिथगो के काल में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे बड़ी और प्रमुख संस्था कौन थी। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो थे वो कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। कौन? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो इसने जो है केंद्र में द्विसदन विधायिका उन्मूलन का सुझाव दिया था, लेकिन ये सही नहीं है। और बाकी सब इसने प्रांतों में द्वैत शासन की उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संतुष्टि की। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। इसने भारतीय राष्ट्रीय पुलिस सेवा इस परिणाम के साथ सृजित करने की संतुष्टि की। ब्रिटिश भर्ती का भारतीय की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। इसका जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसने जो है केंद्र में द्विसदन विधायिका उन्मूलन का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी जो ब्रिटिश ऑफ हाउस कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, लेकिन उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो उन्होंने जो चुनाव लड़ा था लिबरल पार्टी के अध्यक्ष थे वो। कौन? दादा भाई नौरोजी जो थे ब्रिटिश हाउस कॉमन्स के लिए चुने जाते थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो लिबरल पार्टी से वो चुनाव लड़े थे। आपका 8 नंबर क्वेश्चन कि भारत पर हुनों का जो आक्रमण हुआ था किस शासन के समय हुआ था। कि भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण जो हुआ था किस शासक के समय हुआ था। तो स्कंदगुप्त एक ऐसा शासक था, इस स्कंदगुप्त के समय जो हुआ था भारत का प्रथम आक्रमण हुआ था। किसके समय? स्कंदगुप्त के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एल्होल अभिलेख जो है
एल्होल अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है? तो एल्होल जो अभिलेख है वो पुलकेशिन द्वितीय शासक से संबंधित है। किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो मुंडकोपनिषद में संबंधित है, मुंडकोपनिषद में। आपका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर डी नंबर, मुंडकोपनिषद से। और अगला क्वेश्चन कि महावस्तु, महावस्तु महायान, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जो जीवन वृत्तांत है इसका संबंध किस शाखा से है? तो महायान से संबंधित है। महावस्तु महात्मा बुद्ध का किससे संबंध है? महायान से। और अकबर द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम है? तो अकबर ने जो उपासना भवन था, जिसमें कि उपासना होता दोस्तों जो खाना पीना नहीं खाता, उपासना भवन का नाम था इबादत खाना। क्या नाम था? इबादत खाना। अकबर जो बनाया था उसका क्या नाम था? इबादत खाना, जो कि आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सुप्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध जो था, सुप्रसिद्ध संगीतकार, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बारा जो था किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के काल में सुप्रसिद्ध संगीतकार जो थे तानसेन और बैजू बावरा किसके शासन में सुविख्यात थे? तो अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है न्यू कैंसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है यह किस देश में स्थित है? तो न्यू कैंसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है वो ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। कौन सा देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा देशांतर रेखाओं के बीच, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी जो होती है वो कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर होती है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नालाई पहाड़ियाँ। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा नदी जो है अपने मार्ग बदलने के लिए, यानी कि रास्ता जो होता है वो बदलने के लिए प्रख्यात है? वो कोसी नदी है, कोसी नदी। और बिहार का जो शोक कहा जाता है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुबरक हो जाती है? तो किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा हो जाने के कारण वो मिट्टी जो है अनुबरक हो जाती है? तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो लेटेराइट मिट्टी होती है, जिसके कारण जो है मात्रा में अनुबरक हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, यह एक कण प्रकृति भी है, यह ऊर्जा का एक रूप भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 20 नंबर कि बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में किण्वन की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है दोस्तों? किण्वन की प्रक्रिया। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग जो होता है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार क्या होना चाहिए? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटना चाहिए, लेकिन क्या होता है? बढ़ता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार बढ़ता है। और वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कार्य क्या है? तो वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का जो कार्य है वो क्या है? धूलकण है। क्या है दोस्तों? धूलकण है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो
तो किसी भी यौगिकों का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो शून्य होता है, यानी कि 0 होता है। कितना होता है दोस्तों? 0। आपको दोस्तों वीडियो को एयरफोन लगा के देखना, अगर आप याद नहीं कर सकते हैं तो कृपया इस वीडियो को सुने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है सर्प विस्रोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो सर्प विस्रोधी जो है स्वर्ण यौगिक का एक यौगिक है। सर्प विस्रोधी सुई जो है किस तत्व का एक यौगिक है? तो स्वर्ण यौगिक है। कौन सा यौगिक है? स्वर्ण यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि दाब का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो दाब का जो बीमीय सूत्र होता है, दाब का ml इनवर्स T इनवर्स 2। दाब का जो बीमीय सूत्र होता है ml इनवर्स T इनवर्स 2। आपका बी नंबर। दाब का जो फार्मूला होता है दोस्तों बल बटे क्षेत्रफल। दाब का फार्मूला क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का होता है ml T इनवर्स 2 और क्षेत्रफल का L स्क्वायर। तो ऊपर जाएगा तो ml इनवर्स T इनवर्स 2। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जेब सेल में क्या है? जेब सेल क्या है? तो जेब सेल में एक क्या है? कोयला है। जेब सेल में क्या है? एक कोयला है। जेब सेल क्या है? एक कोयला है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जेब सेल क्या है? एक कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। यादाश्त, यानी कि यादाश्त का जो संबंध है वो मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो यादाश्त का जो संबंध होता है दोस्तों वो सेरेब्रम से होता है। किससे होता है? सेरेब्रम से। आपको याद रखना है कि यादाश्त का जो संबंध है मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो सेरेब्रम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताए जो पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी विशेषता होती है। तो आर्कियोटेरिक्स जो एक ऐसी पक्षी है जो पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की विशेषता होती है। तो आपका ऑप्शन जो है बी, आर्कियोटेरिक्स ऐसी पक्षी है जो पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की जैसे अन्य विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे जो अधिक तत्व पाया जाता है वो कौन सा है? ऑक्सीजन। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बिंदुओं के बीच अगर विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो इमरजेंसी के केस में मौलिक अधिकारों का निलंबन यानी कि स्थगित कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष तक होता है। फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्न में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है? निम्न में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो भारत की संसद से अनुमोदन से, भारत की संसद यानी कि निम्न में से किसके अनुमोदन? तो भारत की संसद के ऑर्डर से भारत की संचित निधि जो होता है उससे पैसा निकाला जा सकता है। कौन ऑर्डर देगा दोस्तों? भारत की संसद। और आपका 34 नंबर भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में विधि के जो समक्ष होता है वो समता किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। और निम्नलिखित संविधान यानी कि संविधान संशोधन प्रक्रिया के किस भाग में उल्लेख किया गया? तो भाग 20 में संविधान संशोधन यानी कि संविधान को हम संशोधन कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ त्रुटि हो तो उसमें कुछ जोड़ भी सकते हैं। वो किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो भाग 20 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो भाषा का जो उल्लेख है दोस्तों वो 8वीं सूची में, भाषा का उल्लेख किसमें है? 8वीं सूची में। और दल बल अधिनियम जो है वो 10वीं अनुसूची में, दल बल अधिनियम जो है
10वीं अनुसूची में है, जबकि 73वां संविधान 11वीं अनुसूची में है और भूमि सुधार जो है 9वीं अनुसूची में। फिर से एक बार दोस्तों आपको रिपीट कर लेना है। भाषा का जो उल्लेख है वो 8वीं सूची में है, दल बदल अधिनियम जो है वो 10वीं अनुसूची में, जबकि 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में, और जबकि भूमि सुधार संविधान 9वीं अनुसूची में दोस्तों आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 37 नंबर क्वेश्चन कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का जो गठन हुआ था वो किसके अध्यक्ष में किया गया था, किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में क्या किया था? चार्टर अधिनियम कब हुआ था? 1833 में के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग जो हुआ था वो लॉर्ड मैकाले के शासन में हुआ था। और कह रहा है निम्न में से कौन सा औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो दोस्तों गुलाबी क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? क्रांति औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से है, जबकि नीली क्रांति जो है वो तिलहन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो IMF और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। IMF और ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 1949 में आज़ादी के 2 साल बाद भारतीय रिजर्व बैंक का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। 41 नंबर कि हिंदू राष्ट्र का जो मूल विचार है वो किसका है? तो BD सावरकर जी का है। हिंदू राष्ट्र का जो मूल विचार है वो किसका है? BD सावरकर जी का है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो आय है वो क्या है? तो प्रत्यक्ष, और भारत में जो आय है वो प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। प्रत्यक्ष मतलब होता है आप भी देख सकते हैं और कोई भी देख सकता है, जबकि वो प्रत्यक्ष में होता है सरकार देख सकती है लेकिन हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो भारत में जो है आयकर है वो प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं दोस्तों। कच्ची पूड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कच्ची पूड़ी जो है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कच्ची पूड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध जो है किस खेल से है? तो हिमानी उत्तम पर्व का संबंध जो है मलखम्ब से है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कह रहा है हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किससे है? तो मलंग से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीपक आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? तो नीपक आंदोलन के प्रणेता जो थे वो दादू दयाल थे। नीपक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? वो दादू दयाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीपक आंदोलन के दादू दयाल थे और द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? तो द्रकमा सिक्का जो था वो ग्रीक ने चलाया था। द्रकमा जो सिक्का था वो किसने चलवाया था? तो ग्रीक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को रोकता बढ़ाता है वो क्या है? वो दोस्तों खादर है। वो क्या है? खादर। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने वाले मिट्टी को क्या है? खादर है। क्या दोस्तों? खादर। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने वाले खादर है। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान जो है तेजी से कम होता है वो उसे क्या कहते हैं? तो उसे थर्मोक्लाइन कहते हैं। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसे थर्मोक्लाइन कहते हैं। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है दोस्तों वो उसे क्या कहते हैं? उसे थर्मोक्लाइन कहते हैं। और बेसल मापदंड जो संबंधित है वो किससे है? तो बेसल मापदंड संबंधित जो है दोस्तों बैंकिंग क्षेत्र से है। बेसल मापदंड संबंधित किससे है? बैंकिंग क्षेत्र से है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो औद्योगिक क्रांति शब्द का जो प्रयोग किया था ओनाल्ड टाइमबी ने किया था। दोस्तों अब इसका जो है समरणीय तत्व भी पढ़ लेते हैं। तो इस सब समरणीय तत्व पढ़ने के लिए तो सबसे पहले दोस्तों भारत में जो है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था?
तो नर्मदा घाटी से हुआ था। भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था कहाँ से हुआ था? नर्मदा घाटी से। आप लोग बोलिएगा दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ था? तो नर्मदा घाटी से। और सर्वप्रथम प्राचीन अस्थायी जीवन, यहाँ की जहाँ पे मनुष्य निवास करते हैं, अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। और एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। कहाँ से दोस्तों? दमदमा से। और गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए, गर्त आवास के जो साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से दोस्तों? बुरज़ोम से। गर्त आवास के जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो कहाँ से हुए दोस्तों? बुरज़ोम से। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव के साथ जो कुत्ते का दफनाने का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ दोस्तों? बुरज़ोम से। और गर्त आवास के प्राप्त कहाँ से हुए हैं? बुरज़ोम से। जूता हुआ खेत का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो कहाँ से हुआ है? कालीबंगा से। जूता हुआ खेत का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से हुआ है? कालीबंगा से। और अग्निकुंड का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? कालीबंगन एवं लोथल से। अग्निकुंड का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। और युक्त समाधि का प्रमाण प्राप्त हुआ है कहाँ से? कालीबंगन एवं लोथल से। और नक्काशीदार ईंटा का भी प्रयोग कहाँ से हुआ है? कालीबंगन से। और नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति का जो साक्ष्य मिला वो भी कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और शवों को दफनाने की जो प्रथा थी वो कहाँ पे थी? शवों को दफनाने की प्रथा हड़प्पा में, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। और मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था और हड़प्पा में दफनाया जाता था। और 3 मुख वाले देवता की मूर्ति, 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त कहाँ से हुई थी? मोहनजोदड़ो में, जहाँ पर सबको क्या किया जाता था? जलाया जाता था। और मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बनावली से। मिट्टी द्वारा हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से। और उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? धोलावीरा से। उन्नत जल प्रबंधन का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धोलावीरा से। और उन्नत जल का प्रबंधन भी कहाँ से हुआ है? धोलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था उसे क्या कहते हैं? उसे धोलावीरा कहते हैं। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त है उसे क्या कहते हैं? धोलावीरा। और कृषि का जो प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से दोस्तों? मेहरगढ़ से। कृषि का जो प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से दोस्तों? कोल्डिवा से। चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोल्डिवा से। और आग का आविष्कार कहाँ हुआ है? तो पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल, जबकि पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। आप लोग फिर से बोलिएगा दोस्तों कि आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में, जबकि पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो क्या था? जौ या यव। और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? जौ या यव। और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु वो कौन सा था? तांबा था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया जो धातु था वो क्या था? तांबा। और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो स्थित है कहाँ पे दोस्तों? भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो स्थित है कहाँ पे? भोपाल में। सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख बंदरगाह थे वो कौन थे? लोथल एवं सुतकोददा। सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुतकोददा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा था? किसने? पिगट ने। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा था? पिगट में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बाकी दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आएंगे दूसरे वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना। जय हिंद दोस्तों।